आज के फर्स्ट चैप्टर में भारत संसाधन में उपयोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि भारत संसाधन में उपयोग आखिर इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, क्या क्या इसके टॉपिक होंगे, क्या क्या इसका जो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर संसाधन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसके उपयोग पर जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए अब कमेंट करना सब बंद कर। तो सबसे पहले वापस ध्यान देते हैं कि संसाधन आखिर है क्या। तो संसाधन पर आते हैं कि आखिर संसाधन है क्या। तो संसाधन में आपको मिल जाएगा बाबू, सबसे संसाधन जितने भी हम लोग आसपास की वस्तुएं देख रहे हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ काम है, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। जैसे चाहे वह मानव के रूप में हो, चाहे वह जानवर के रूप में हो, चाहे वह कोई कोई वस्तु ही क्यों ना हो, वो सारे क्या हो जाते हैं, सारे संसाधन की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो संसाधन क्या हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आंख से देखने वाले वस्तु हो गए, जानवर हो गया, प्राणी हो गए, वो सारे जो हमारे काम में आते हैं, चाहे कोई किसी के काम में भी आए, किसी बिंदु पर या किसी काम में आए, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे, ठीक है। जिसमें एक जिम्मरमैन बहुत ही प्रसिद्ध भौगोलिकविद थे, उन्होंने कहा था कि वस्तुतः संसाधन, ये जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं, संसाधन को बनाना पड़ता है। संसाधन होते नहीं, संसाधन को बनाते हैं, ठीक है। ये किसका कथन है, जिम्मरमैन का कथन है। जिम्मरमैन प्रसिद्ध भौगोलिकविद थे, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि संसाधन संसाधन क्या है। तो डिफिनेशन जान के अब संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, संसाधन को बांटने का तरीका क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो संसाधनों के वर्गीकरण पर आता है क्या, आखिर संसाधनों का वर्गीकरण क्या है। सबको साउंड सुनाई देत ना हो, अब मैसेज करना सब बंद करता हूं। सबको साउंड सुनाई दे तो बस खाली इतना रख, जरा साउंड न दे तो वीडियो क्वालिटी न नजर आवे तो वही खाली कमेंट करिए, ठीक है। अब कोई कोई इसमें पॉइंट लो जहां पॉइंट पर कुछ समझ में ना आवे तब फिर वो पॉइंट पर जरूर पूछ ले, ठीक है। चल तब आ जाओ संसाधनों का वर्गीकरण पर, ठीक है। तो संसाधनों का वर्गीकरण तीन भाग में बांटा जाता है। एक हो जाता है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है, एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो जाता है उपयोगिता के आधार पर कि हम कैसे उसको उपयोग कर रहे हैं, उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। चलिए उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा हो जाता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कहने का मतलब कि संसाधन का जो मालिकाना हक है वो किसके पास है, ठीक है। एक हो जाएगा क्या, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन होंगे, उपयोगिता के आधार पर कौन कौन होंगे, और स्वामित्व के आधार पर कौन कौन होंगे, ठीक है। चलिए चल फुल स्क्रीन है तो फुल स्क्रीन ऐसे करना पर रुक जा, दिखा दे फिर से ऐसे नजर आवे छे ना। ત્યાં सबसे पहले ये वाला बटन टिप दिया, ये वाला बटन टिप तो ऐसे फुल स्क्रीन नजर आवे थे कि ना, देख ले वैसे ही। चल तो स्वामित्व के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और एक और हो जाता है विकास के आधार पर, ठीक है, कि उसका विकास कैसे है, तो विकास के स्थिति के आधार पर, ठीक है, विकास के स्थिति के आधार पर, ठीक है। चलिए तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन होगा, उपयोगिता के आधार पर कौन कौन होगा, स्वामित्व के आधार पर कौन कौन होगा, और विकास की स्थिति के आधार पर कौन कौन, ठीक है। हाँ सबसे पहले कॉपी पेन लेके आया है ना, कॉपी पेन ले रही है, कॉपी पेन पर सब पॉइंट नोट करते रहिए। सबसे पहले को जिम्मरमैन के कथन से, फिर संसाधनों का वर्गीकरण है से, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन, उपयोगिता के आधार पर कौन कौन है, और स्वामित्व के आधार पर कौन कौन, और विकास की स्थिति के आधार पर कौन कौन, ठीक है। चल अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन है,
ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर दो भाग है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, एक हो जाएगा जैव और एक हो जाएगा क्या? अजैव, ठीक है। तो जैव किसे कहेंगे और अजैव किसे कहेंगे? तो जैव में एक सिंपल समझ है कि जैव सजीव, जितने भी पृथ्वी पर के सजीव प्राणी हैं वो सब किस में आ जाएंगे? सजीव सजीव प्राणियों किस में आ जाएंगे? जैव संसाधन में। और जितने भी निर्जीव प्राणी है वो किस में आ जाएंगे? अजैव संसाधन में, ठीक है। तो यदि जैव संसाधन को डिफाइन करना है तो क्या करना है कि वो ऐसे संसाधन जिसका प्रयोग क्या कहते हैं? जैव के रूप में, यानी क्या हो? सजीव के रूप में हो, उसे हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। तो उदाहरण के स्वरूप सजीव में क्या लेते हैं? मनुष्य, पेड़ पौधा, मनुष्य, पेड़ पौधा, ठीक है, मत्स्य, जितने भी जानवर है सारे जानवर, ठीक है, वो किस में आ जाएंगे? जैव संसाधन में। और अजैव में कौन ना? निर्जीव है ना, तो निर्जीव में जैसे चट्टान, धातु, खनिज, अधातु इत्यादि, ठीक है। ये सब सब किस में आ जाएगा? निर्जीव में। तो जितना भी निर्जीव प्राणी है सब किस में आ जाएगा? अजैव संसाधन में। और जितना भी सजीव प्राणी हो किस में आ जाएगा? जैव संसाधन में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट किसका है? उपयोगिता के आधार पर ना, ठीक है। तो उपयोगिता के आधार पर देखते हैं कि उपयोगिता के आधार पर कौन कौन होगा। उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। तो उपयोगिता के आधार पर दो को, एक होगा नवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर दो संसाधन कौन कौन? एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, और दूसरा का अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तब फिर से आते कि नवीकरणीय में कौन कौन आया था और अनवीकरणीय में कौन कौन, ठीक है। तो नवीकरणीय में उस वैसा संसाधन जिकर भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा उपयोग करते जाए, ठीक है। और अनवीकरणीय में भी का कि जेकर उपयोग तो करी मगर एक बार यदि वो समाप्त हो जाए तो ओकर पुनर्निर्माण करना काफी का है मुश्किल रहे, ओकरा क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय। और नवीकरणीय का कि जिसका उपयोग करते जाए मगर वो जल्द खत्म न हो, या जैसे नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा हो जाएगा नवीकरणीय में, ठीक है। और जैसे जल ऊर्जा हो जाए, हवा ऊर्जा, ये सब किस में आएगा? नवीकरणीय संसाधन में, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, नवीकरणीय की डिफिनीशन वैसा संसाधन जिसका पुनर्निर्माण भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा किया जाता हो, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा किया जाता हो, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा किया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। वैसा संसाधन जिसका उपयोग भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। उदाहरण में का सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, हवा इत्यादि, ठीक है। विद्युत, वन वन प्राणी सब किसमें है? नवीकरणीय में, ठीक है। चलो अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन पर। अनवीकरणीय, इसको नोट करते जाइए, ठीक है ना। नोट करते जाओ ना तो स्क्रीनशॉट कम से कम लेते जाइए, तो फुल स्क्रीनशॉट ले लेकर, ठीक है। फुल स्क्रीनशॉट ले ले, फुल स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चले अब आगे बढ़े। अब अनवीकरणीय पर, कि अनवीकरणीय किसे कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय में क्या? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति आसानी से न हो सके, जिसकी उत्पत्ति आसानी से न हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे मैं कहा कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन इत्यादि, ठीक है। या इसमें गैस, पेट्रोलियम गैस, ओके। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन हो गए, ठीक है। तो यानी दूगो संसाधन हो गए, के उपयोगिता के आधार पर, एगो के आधार पर
उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखना है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर कैसे, जिसका मालिकाना हक, अपना क्वालिटी चेक करिए, जो भी है फिगर जिसका जिसका बढ़िया ना रहा अपना खुद का क्वालिटी चेक करें, क्योंकि यहाँ से पूरे 720 पी में क्वालिटी से जा रहा है, ठीक है। तो अपना खुद क्वालिटी चेक कर लीजिए, वहां से कम 360 पी में देखें, ठीक है। यदि 360 पी में भी नहीं चलाएगा तो आपके नहीं चलेगा, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए, खुद मेरा एक स्क्रीन पर मेरा खुद का चलता है, तो वहां पर देख लीजिए 360 पी में कैसे चलेगा से, ठीक है। ये सबकी दिक्कत है कि सिर्फ एक ही आदमी की दिक्कत है कि जिसको फिगर अच्छा नहीं आ रहा है। फिगर तो अच्छा जाना चाहिए। चलो ठीक है, तब फिगर ठीक है, चलिए आता स्टार्ट स्टार्ट। चलिए, अब क्या हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर ना, तो स्वामित्व के आधार पर हम देखने के स्वामित्व के आधार पर तीन भाग में क्या है, उसे उसे ज्यादा भाग में। एक क्या, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी हो जाता है, क्या होता है, जो आपके पापा के नाम पर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निजी प्रॉपर्टी हो जाएगा, आपके पापा के नाम पर है, दादाजी के नाम पर, जैसे आपका घर हो गया, आपका जमीन हो गया, आपका मकान हो गया, ठीक है। ये सारे क्या आ जाएंगे, आपके निजी संपत्ति पर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या लिख देंगे, निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व, ठीक है। उसका क्या है, आपके पास उसका मालिकाना हक है, उसे हम क्या कहेंगे, निजी स्वामित्व। और सेकंड में आपको आ जाएगा, सेकंड में आपको आ जाएगा सामुदायिक, जैसे आपको नदी का जो पार्क है, या हर आपके गांव में या शहर में क्या पार्क हो जाता है या फील्ड हो जाता है, ठीक है। तो सारे पार्क के किस में आ जाएंगे, जितने भी पार्क हैं वो किस में आ जाएंगे, सामुदायिक में आ जाएंगे, ठीक है। उसमें पूरे समाज का भाग है, यानी पूरे सोसाइटी का भाग, उसे हम क्या कहेंगे, सामुदायिक। और तीसरा आ जाता है आपको बाबू, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, और ठीक है। और चौथा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो निजी स्वामित्व और सामुदायिक स्वामित्व में बताने में हमको तो नहीं तो पूरे डिटेल में जानकारी चाहिए, ठीक है। तो निजी स्वामित्व के उदाहरण स्वरूप हम सिर्फ लिख लेते हैं, आइए निजी स्वामित्व से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चार हो जाएगा, निजी स्वामित्व, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पढ़ना, ठीक है। और निजी स्वामित्व और क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वामित्व आप बिल्कुल जानते हो, ठीक है। चलिए, तब आ जाते हैं निजी स्वामित्व में कौन कौन आ जाएगा। तो जैसे आपके बाग बगीचा, सिर्फ उदाहरण से लिख देता हूँ, निजी स्वामित्व का यदि आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर खुद का मालिकाना हक हो, जिस पर खुद का मालिकाना हक हो, मालिकाना हक हो, उसे निजी स्वामित्व कहते हैं, उसे निजी स्वामित्व कहते हैं, उसे निजी स्वामित्व कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो निजी स्वामित्व होगा, इसका उदाहरण में कौन कौन सा स्वामित्व में आ जाएगा, जैसे आपका बाग बगीचा, ठीक है। आपका कोई निजी तालाब है जिसे स्विमिंग पूल हम कह सकते हैं, ठीक है। बाग बगीचा, निजी मकान हो गया, ये सब किस में आ जाएगा बाबू, निजी स्वामित्व में, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं किस में बाबू, सामुदायिक स्वामित्व पर। इस सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, सामुदायिक स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्व, ठीक है। तो सामुदायिक स्वामित्व का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वो ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व पूरे समाज को, पूरे समाज
या किसी समुदाय को, किसी समुदाय को हो, उसे सामुदायिक स्वामित्व कहते हैं, उसे सामुदायिक स्वामित्व कहते हैं, स्वामित्व कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण में इसका नोट कर जैसे पार्क हो जाएगा। ठीक है, निजी तालाब ना होकर के जैसे पोखर हो गया। ठीक है, ये किसी का निजी नहीं, पूरे समाज का। पोखर हो गया, पानी हो गया, खेल मैदान हो गया। ठीक है, मंदिर हो गया। ठीक है, इटीसी ये किस में आ जाएंगे, सामुदायिक स्वामित्व में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय संसाधन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखने वाला कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो जितने भी आपको प्रॉपर्टी है, जैसे आपका बाग है, बगीचा है, सब में राष्ट्रीय संसाधन को हम कैटेगरी में रख सकते हैं। मगर हम संसाधन को हम 4 भाग में बांट रहे हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन को हम क्या रखेंगे, हम अलग रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब हो जाए जितने भी आपके उद्योग धंधे होंगे, जमीन के नीचे पे जितने भी खनिज सारे होंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे बाबू, राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपको खनिज हो गए, उद्योग धंधे जितने भी, सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन में। ओके, और एक इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाता है कि समुद्र के तट पर के कितने एरिया को हम राष्ट्रीय संसाधन या आर्थिक क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है, इसमें पॉइंट आ जाता है राष्ट्रीय संसाधन पर। पहले तो हम लिख लेते हैं कि देश या, उस पहले तो इसको हम डिफिनेशन लिख लेते हैं कि देश या राष्ट्र के अंतर्गत, देश या राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले सारे संसाधन को, आने वाले सारे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना समय। उदाहरण में इसको हम क्या लिख देंगे, जैसे आपका आ जाएगा खनिज संपदा। ठीक है, उद्योग। ठीक है, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको पहले आप अति स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए बीच बीच में एक दो लेफ्ट भी हो जाए। अब आगे आ जाओ, अब आ जाते हैं इसमें राष्ट्रीय संसाधन में एक आ जाता है अपवर्जिक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, क्या, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। इसको डिफाइन कर लेते हैं कि सबसे पहले अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र आखिर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कोई भी देश है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, कोई भी देश हो, यानी किसी देश के समुद्री सीमा से, किसी देश के समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अपवर्जक आर्थिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितने दूरी को कहते हैं। तो किसी देश के समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी को हम क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मगर अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसे पुराना वाला हो जाता है बाबू। नया में आपको क्या दे दिया गया है, अभी फिलहाल में कुछ 4 साल या 5 साल पहले आया था कि 200 किलोमीटर ही नहीं, 200 नाइक्टो किलोमीटर। ठीक है, 200 नाइक्लो किलोमीटर में यानी एनएम लिखा जाता है, एनएम से नैनोमीटर मत पढ़िएगा, ज्योग्राफी में से क्या कहते हैं, नाइकिलो मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, 1 नाइक किलोमीटर में हो जाता है बाबू 1.816 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 नाइक किलोमीटर में कितना हो जाता है, 1.816 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया है 200 किलोमीटर, ठीक है,
तब अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में 200 किलोमीटर को टेक आउट कर दिया, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन में दे दिया कि 200 किलोमीटर यानी एन मीटर, तब आप 200 किलोमीटर आ जाएगा, मार दीजिएगा, ठीक है। और यदि ऑप्शन में 200 किलोमीटर और 200 एन मीटर दोनों दे दिया है, तब आप 200 एन मीटर ही मारिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नया है और 100% प्रमाणित है, ठीक है। चलिए, और बाकी तो हम ऑब्जेक्टिव जब सोल्व करेंगे तो उसमें तो हम देखेंगे ही कैसे क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, ये मतलब घबराना कि सिर्फ पढ़ाई हो रहा है, पूरे जितने भी इसके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, जितने पूछने वाले सारे को सोल्व भी करेंगे, ठीक है। तो समझ गए कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का था, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। अब आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे। ये तो राष्ट्रीय संसाधन देख रहे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आपका आ जाएगा बाबू कि 200 किलोमीटर दूरी देख रही है ना, तो 200 किलोमीटर के छोड़ करके, ठीक है, क्या करें, 200 किलोमीटर समुद्री सीमा के 200 किलोमीटर के छोड़ के, सपोज कीजिए कि एक महासागर है, ठीक है, तो 200 किलोमीटर इतना आ रहा है, ठीक है, 200 किलोमीटर क्या आ रहा है, इतना आ रहा है, तो इतना जो पूरा एरिया हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। चलिए, 200 किलोमीटर को छोड़कर क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये जो 200 किलोमीटर हो जाएगा ये क्या हो जाता है, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। और 200 किलोमीटर को छोड़ के जितने भी संसाधन आ जाएंगे ना महासागर के अंतर्गत, उसे हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो कभी कभी आप सुनते हो कि फिलीपींस और चाइना के बीच में युद्ध का क्या मतलब टकराव की स्थिति है, तो सब रीजन क्या होता है, ये जो 200 किलोमीटर एरिया है, ये 200 किलोमीटर के छोड़ के तो किसी भी देश को, इसमें भी यदि कोई देश दखल करना चाहता है, तभी उसमें क्या होता है, लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एक नियम बनाया है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने कि आप हमसे अनुमति लेकर के ही इस एरिया में क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप शोध करना चाहे, अनुसंधान करना चाहे, जो भी करना चाहे, आपको अंतरराष्ट्रीय संस्था से क्या करना पड़ता है, ऑर्डर लेकर ही करना पड़ता है, ठीक है। तब तो हम लोगों ने देख लिया संसाधन में। अब एक और अब बचा हुआ है ना, उपयोगिता के आधार पर हो गया, विकास के स्तर पर, ठीक है, कि विकास के आधार पर क्या हो जाएगा संसाधन के प्रकार, ठीक है। तब आ गया कि विकास के आधार पर कौन कौन होगा संसाधन के प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो विकास के आधार पर आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, एक हो जाएगा संभावी संसाधन, क्या हो जाएगा, संभावी संसाधन। दूसरा आ जाएगा विकसित संसाधन, दूसरा हो जाएगा क्या, विकसित संसाधन, ठीक है। तीसरा हो जाएगा भंडारित संसाधन, भंडारित संसाधन। और चौथा हो जाएगा संचित कोष संसाधन, यानी बचा हुआ संसाधन, संचित कोष संसाधन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ जाओ, तो सबसे पहले हम किस पर आ जाते हैं बाबू, संभावित संसाधन पर ना। तो संभावित संसाधन मतलब कि जितने भी वैज्ञानिक हैं या भूगोलविद हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये जगह जगह पर उसका मैप के थ्रू जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर कौन सा संसाधन हमें उपलब्ध है। जैसे बाबू हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में, हिमालय के जानते हैं ना, हिमालय जानते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे खनिज है, बहुत सारे खनिज है, क्या कौन पता लगा है, वैज्ञानिकों ने पता लगा है। मगर वहां से हम क्या करते हैं, खनिज तो है वहां पर, मगर वहां से क्या करना पड़े, वहां से हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, एक तो बहुत सारा खाई है, बहुत बर्फ है, और वहां से जाना भी कड़ा है, और जाए भी तो काफी खर्चीला हो जाएगा, ठीक है। तो संभावित संसाधन को डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं, कि वैसा संसाधन जो विशेष क्षेत्र में उपलब्ध है, विशेष क्षेत्र में उपलब्ध है, परंतु उसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया, परंतु उसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया है, उसे हम क्या कहेंगे, संभावित संसाधन, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि
कि कुछ खाने के लिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कमरा है, शीशे का कमरा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे खाने का चीज धरा हुआ है, आप वहां पर जा रहे हैं मगर खा नहीं पा रहे हैं। वही स्थिति है कि हम लोग सब जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे खनिज है, बहुत सारे जड़ी बूटी है, मगर हम वहां पर से नहीं ला सकते हैं, नहीं वहां से हम कुछ उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वही संसाधन है, उसी को हम क्या कहेंगे, संभावित संसाधन कहेंगे, ठीक है। चलिए, और कुछ इसमें भी आ जाएगा कि जिसका हम उपयोग चाह कुछ कर भी नहीं सकते, जैसे राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। तो राजस्थान में जानते हैं कि क्या है, मरुस्थल का क्षेत्र है, और गुजरात में भी मरुस्थल है। तो इन दोनों जगह पर क्या है, मरुस्थल है, तो वहां पर क्या चलती है बाबू, तेज हवा चलती है, ठीक है। तो तेज हवा चलती है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का असीम भंडार है। कहाँ पर, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा का है और सौर ऊर्जा का असीम भंडार है, मगर हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे किसमें आ जाएंगे, संभावित संसाधन। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाते हैं विकसित संसाधन में। सेकंड, विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन किसे कहेंगे, वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम अभी कर, वैसा संसाधन जिनका उपयोग, जिनका उपयोग फिलहाल हम कर रहे हैं, फिलहाल हम कर रहे हैं, तथा निकट भविष्य में भी करते रहेंगे, तथा निकट भविष्य में भी करते रहेंगे, निकट भविष्य में भी करते रहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विकसित संसाधन में। जितने भी आपको कोयला का खदान देख रहे हैं, तांबा का खदान देख रहे हैं, एल्युमिनियम का खदान देख रहे हैं, सब किसमें आ जाएगा, विकसित संसाधन, ठीक है। अब आ जाते हैं भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन में क्या आ जाएगा, जिसका क्या कर रहा है, जो पर्यावरण में उपलब्ध भी है, और जिसको हम क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि वाटर में क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो H2O से क्या करके कि हम हाइड्रोजन को ब्रेक करके हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है। हाइड्रोजन को, H2O को ब्रेक डाउन कीजिएगा, तो वहां से क्या निकल जाएगा, H2 और O टूट जाएगा, ठीक है। तो H2 का उपयोग हम क्या करेंगे, एनर्जी के रूप में करेंगे। ये सब क्या है, वैज्ञानिकों ने इसे क्या करा है, इसका 100% प्रूफ प्लान भी हो गया, मगर ये बहुत ही अभी तक खर्चीला है, तो जिससे हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे किसके लिए रखा गया, इसके फ्यूचर के लिए रखा गया, ठीक है। चलिए, तो भंडार संसाधन में इसका क्या करेंगे, वो ऐसा संसाधन जिनका उपयोग हम भविष्य में करेंगे, जिनका उपयोग हम भविष्य में करने वाले हैं, भविष्य में करने वाले हैं, उसे भंडार संसाधन कहेंगे, भंडार संसाधन कहेंगे, ठीक है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, H2O वाला। अब आ जाते हैं संचित कोश संसाधन। ठीक है, तो जिस तरह से भंडार संसाधन देखे ना बाबू, उसी तरह से इसमें भी है। जैसे नदी का पानी, कि नदी का पानी का उपयोग हम पूर्णतः कर रहे हैं, जैसे आपके गांव में नदी बह रहा होगा, तो क्या हो रहा है, लगातार बहते हैं, ना ही तो उसका उपयोग पूर्णतः सिंचाई में कर पा रहे हैं, और ना ही उसका उपयोग हम पूर्णतः विद्युत बनाने में कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है, तो नदी का पानी क्या हो रहा है, वेस्ट ही होते जा रहा है ना, और समुद्र में मिल रहा है। तो यानी क्या होगा, ये भंडार संसाधन का ही क्या है, छोटा भाई है, संचित को संसाधन, ठीक है। तो संचित को संसाधन में डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, तो वैसा संसाधन जो, वैसा संसाधन जिसका, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग अभी फिलहाल कर रहे हैं, अभी फिलहाल कर भी रहे हैं, फिलहाल कर रहे हैं, और भविष्य में करना भी चाहेंगे, और भविष्य में करना भी चाहेंगे। चल, अब तो हो गया संसाधन का डिफिनेशन। संसाधन के प्रकार देख लें कि संसाधन कौन कौन हो गए, और संसाधन के प्रकार कौन कौन हो गए। चलो, तो अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, अभी तो संसाधन देखे, अब हमें नेक्स्ट देखना है कि संसाधन को हम बचा कर रखेंगे कैसे, इसका हम नियोजन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी आपको कोर्स आज ज्यादा हो गया, थोड़ा सा फर्स्ट
पहला दिन था ना, तो थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हो गया, कुछ कुछ इधर उधर में, कोई आए हैं, कोई जुटा है, कोई न जुटा है, कोई घर सूत गया था, कोई बाहर नदी पर खेलने निकल गया, तो समय लेट ही हो गया है। ठीक है, तो अब अभी और पढ़ेंगे, ये मत समझ कि अभी खत्म हो गया, अभी और पढ़ेंगे। बचा हुआ क्या क्या है आपको, आपको बचा हुआ है संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, कि संसाधनों का इंपॉर्टेंट चीज है कि संसाधनों का संरक्षण बचा हुआ है। ठीक है, तो आज संसाधनों का संरक्षण पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर होगा वो कल के वीडियो में इसी टाइम पर होगा, वो कल के वीडियो में चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जितने भी इसके। ठीक है, तो चाहे दीर्घ उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो आज हम सिर्फ इसका पढ़ाई कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, टेंशन मत ले, फिर से ही वो रिकॉर्डेड में फिर से ही चल देता हूँ। ठीक है, तो फिर से आराम से जहां जहां जौन जौन पॉइंट पर जरा दिक्कत हो हम पर मार्क कर ले रहे हैं, समझ भी ली है और स्क्रीनशॉट भी ले ली है। ठीक है ना, तो ओकरा चिंता मत करी कि फिर से वापस न थे वीडियो गायब न हो जाते, एक दिन टाइम लगता है, एक दिन कम से कम, हाँ फिर से एक दिन बाद फिर से वीडियो वापस चलते। ठीक है, चलो तब आ जाओ संसाधनों के कह पर संरक्षण पर। तो संसाधनों का हम संरक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो संसाधनों का संरक्षण सबसे पहले गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा कथन है। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत बहुत कुछ है। गांधी जी का कथन है, हो सकता है पूछ भी दे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर पेटी भरने के लिए नहीं। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, मगर पेटी भरने के लिए नहीं, मगर पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, एक किसका कथन है, महात्मा गांधी के, नोट कर लेना। ठीक है, चल इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ गया, तो संसाधनों के संरक्षण में क्या होगा कि जैसे नदी का पानी है बाबू। ठीक है, तो नदी का पानी का उपयोग कोई गलत तरीके से कर रहा है, जैसे नदी का पानी का कोई गलत तरीके से उपयोग कर रहा है कि उसको काट करके कहीं और बहा दिया, जैसे कहीं खेत का सिंचाई होना था मगर वो खेत का मध्य नदी का पानी लेकर क्या कर रहा है, उद्योग धंधा में यूज कर रहा है। उद्योग धंधा में यूज करने से क्या होगा, उससे क्या होगा, नदी का पानी क्या होगा, दूषित ही होगा। यदि कोई कोयला या खदान का या किसी भी उद्योग धंधा का यदि वो अपना मलबा नदी में डाल दे, तो क्या होगा, उस पानी से तो ना ही आप सिंचाई कर सकते, ना ही आप पीने में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो संसाधन का क्या हुआ, दोहन ही हुआ। ठीक है, दूसरी तरह से संसाधन को हम बचाव कैसे कर सकते हैं, जैसे पेड़ काटना। तो किसी के गांव में भी यदि नया आराम मशीन खोले तो जितने भी नदी किनारे पेड़ है सारे छप छप कट जाएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, संसाधनों का संरक्षण नहीं ना, ये संसाधनों का क्या करें हम, दोहन कर रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए कुछ कुछ आंदोलन भी हो तो उसी से हम क्या करते हैं, संसाधनों का हम संरक्षण रखेंगे। ठीक है, तो संसाधनों का संरक्षण को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। तो संसाधनों का संरक्षण क्या कहेंगे, संसाधनों को, संसाधनों का उचित उपयोग, संसाधनों का उचित उपयोग तथा भविष्य के लिए बचाना, तथा भविष्य के लिए बचाना, भविष्य के लिए बचाना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है, संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, चलो, तो उदाहरण के स्वरूप हम जानते हैं कि संसाधनों के संरक्षण के लिए अभी तक क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो एक आ जाता है मेघा, इसमें नोट करते जाना होगा, मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर भी मरे नहीं है, मेघा पाटेकर जिंदा है। इन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था, ताकि समझा कि नर्मदा बचाओ अभियान क्या था। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर एक तटबंध बन रहा था बाबू। ठीक है, नर्मदा नदी पर क्या बन रहा है, एक तटबंध बन रहा है, जिससे अगल बगल के जितने भी सारे गांव थे वो सारे क्या हो जाते, दह जाते। ठीक है, किसी भी गांव में यदि तटबंध बनता है तो नदी का पानी क्या होता है, पूरा को रोक, क्या करते हैं, उसे हम रोक लगाते हैं। तो नदी के पानी, तो नदी का तो जितना भी किनारों पे, तो नदी के यदि भर जाएगा तो उसके बाद फिर वो गांव में ही पानी हिलेगा। ठीक है, तो मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। ठीक है, जिसपे उस पर एक
एक तटबंध का निर्माण होना था, जिससे क्या होता अगल बगल के गांव भी तबाह हो जाते और नर्मदा नदी का भी क्या कहता नर्मदा नदी का धारा भी बोलना था। उसमें कहा था कि नर्मदा नदी पर बांध बना करके एक नया नदी तैयार करना था। जैसे आप अपने भी गांव में भी देखे होंगे, खास करके अपने गांव का ही, जैसे बलदैया नदी को दो भाग में बांट दिया गया है, एक तटबंध बना करके डैम बना करके, एक दूसरा तरफ से नदी लेकर चला गया, जिससे पता नहीं डाढ़ू कहते हैं कि बाढ़ू कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। चलो, तो उसी तरह से क्या हो जाता है, नदी का भी शोषण किया जाता है। ठीक है, तो उसी तो मेघा पाटेकर ने क्या कहा था, नर्मदा बचाओ अभियान एक चलाया था, आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मेघा पाटेकर द्वारा क्या चलाया था, नर्मदा बचाओ अभियान। ठीक है, फिर एक आ जाता है चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा भी अभी फिलहाल शायद जीवित ही है, हमको 100% कंफर्म नहीं, और सुंदरलाल बहुगुणा भी जीवित है। ठीक है, तब आ जाते हैं कि चिपको आंदोलन क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो चिपको आंदोलन था कि उत्तराखंड के जंगल था बाबू। ठीक है, तो उत्तराखंड के जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, जानते हैं आप लोग भी कि उत्तराखंड के जंगल में क्या रहता है, आदिवासी रहता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं, मगर बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे वहां के पेड़ को, जैसे सुगंधित पेड़ थे, चंदन हो गया, बाकी सारे पेड़ को क्या करते हैं, काट करके उसका उपयोग क्या करते हैं, अलग चीजों में उपयोग करते हैं, यानी उसका बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो वहां के जितने भी आदिवासी हैं, खास करके महिलाएं, आदिवासी में भी क्या करके खास करके महिलाएं, जब भी कोई पेड़ काटना है तो पेड़ से क्या करते हुआ चिपक जाते थे। ये भी चलाया गया था। क्लियर क्वेश्चन कर रहे बाबू, ये भी चलाया गया था से ना पता चली था, कुछ ही पूछी थे से, फिर से क्वेश्चन कर। फिर से क्वेश्चन कर ना, कौची पूछी थे ने, ये भी चलाया गया था। अच्छा, कब चलाया गया था। अच्छा, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबू लगभग 1985 ईस्वी, मध्य प्रदेश। 1985 ईस्वी, मध्य प्रदेश। दोनों, अच्छा ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन तो देख लें, और चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, क्योंकि चिपको मूवमेंट के देख सकते, कंफर्म कर ले चिपको मूवमेंट, तो लेकिन शायद एक लगभग, तो चिपको आंदोलन के कंफर्म हो जाए तो, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, वो तो करीब है तो 1917-75 के लगभग। 1973। 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन। ठीक है, ये उत्तराखंड के जंगल तो जानते हैं। 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन, और 1985 से नर्मदा बचाओ अभियान, ये अभी तक चले, नर्मदा बचाओ अभियान अभी खत्म ना हो गया। ठीक है, तो मेघा पाटेकर द्वारा 1985 में मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुए नर्मदा नदी, और 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन। ठीक है, चल नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बढ़ते जा। अब नेक्स्ट में कहा है, कहां पर था, कौन पॉइंट पर, हाँ चिपको आंदोलन पर। तो चिपको आंदोलन का था उत्तराखंड के जंगलों में आदिवासियों द्वारा, खास करके महिलाओं द्वारा स्टार्ट किया गया एक जन आंदोलन था, जिसमें उन्होंने अपना विरोध पेड़ से चिपक करके देते थे, कि जब भी कोई पेड़ काटे आए तो क्या करो, पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है, जिससे क्या हो, उसका नाम, उस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन। ठीक है, चलो, ये तो दो हो गए चिपको आंदोलन, ये सब तो भारत का हो गया। ठीक है बाबू, अब मेन पर आते हैं कि विश्व भर में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले विश्व में कहा जाता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये सबको पता हो कि 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस।
कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं यह कब से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, एक स्टॉकहोम देश है, स्टॉकहोम सॉरी देश नहीं है, स्टॉकहोम एक जगह का नाम है, ठीक है। ये नीदरलैंड कंट्री में पड़ता है। 100% कंफर्म नहीं है, आप लोग खुद से कंफर्म कर जाए, हमको जहां तक आइडिया है ये नीदरलैंड में एक देश पड़ता है, ठीक है। नीदरलैंड में स्टॉकहोम, ठीक है। तो स्टॉकहोम में एक पूरे वर्ल्ड के मेंबर का क्या होता सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ये भी लगभग शायद 1972 इसमें, एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूँ, 1972, हाँ 1972 ईस्वी में, ठीक है। तो 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम जगह पर, नीदरलैंड जहां कंट्री का नाम है, एक सम्मेलन किया गया था, ठीक है। उसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, निर्णय लिया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को भी क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। कि 5 जून 1972, 5 जून को क्या पर्यावरण दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ था, 1972 ईस्वी से, ठीक है। अब कि संसाधन को संरक्षण में अब क्या होगा, विश्व स्तर पर भी देख लें कि 5 जून 1972 को क्या, 5 जून सॉरी 1972 ईस्वी में क्या हुआ था, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। जिस उस सम्मेलन का हम नाम क्या देते हैं, विश्व शिखर सम्मेलन। उस सम्मेलन का नाम क्या होता है, विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन। ये कब हुआ था, 1972 में। जगह का नाम स्कॉटहोम, जगह का नाम स्कॉटहोम, ठीक है। उसे निर्णय क्या लिया गया था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आ जाओ। अब फिर उसके बाद फिर एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन अब तक 3 से 4 बार हो गया है, ठीक है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। ये रियो डी जेनरियो, तो रियो डी जेनरियो के नाम आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं, रियो डी जेनरियो, रियो ओलंपिक, रियो ओलंपिक हुआ था ना बाबू। तो रियो डी जेनरियो कहां पर है, रियो डी जेनरियो ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो, जहां पर अमेजोन के जंगल भी पड़ता है, ठीक है। अमेजोन के जंगल भी पड़ता है, अमेजोन नदी भी वहीं पड़ता है, ठीक है। ये सारे कहाँ है, ब्राजील में। तो रियो डी जेनरियो में क्या हुआ था, वो प्रथम विश्व सम्मेलन, ईस्वी हो जाएगा 1992 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम विश्व में रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 ईस्वी, जगह का नाम ब्राजील, ठीक है। अब आ जाते हैं कि सेकंड कहां पर हुआ था, सेकंड हो गया था बाबू न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क सिटी को तो नाम बहुत आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो न्यूयॉर्क का था ये 1997 ईस्वी में, एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूँ, 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पर आप जानते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और तृतीय सम्मेलन क्या हुआ था 2002 में, जोहानसबर्ग में, जोहानसबर्ग में, ठीक है। तो जोहानसबर्ग भी कहां पड़ता है, यूएस, सॉरी यूएसए में नहीं, साउथ अफ्रीका में जोहानसबर्ग पड़ता है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जोहानसबर्ग कहां पड़ता है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। वहां पर बहुत सारे क्रिकेट का स्टेडियम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अब फिर उसके बाद फिर क्या क्या हुआ था, एक इंपॉर्टेंट सम्मेलन और उसका भी चर्चा करते हैं, क्वेटो सम्मेलन, ठीक है। अब जानते हैं कि क्वेटो है कहां पर, क्वेटो सम्मेलन, ठीक है। तो क्वेटो है बाबू कनाडा में, ठीक है। क्योटो कहाँ है, कनाडा में, ठीक है। तो क्योटो में क्या निर्णय लिया गया था, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ठीक है। तब सवाल उठता है कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बाबू एक बहुत सारी विकट परिस्थिति वाला है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, कि जैसे हम पेड़ पौधे काटते हैं, ठीक है, तो यानी CO2, वातावरण में CO2 का बढ़ना, क्या बाबू, वातावरण में CO2 का बढ़ना, वातावरण में लिखा गया, वातावरण में CO2 का, ठीक है, लिख लेना कि वातावरण में क्या CO2 का बढ़ना क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो CO2 कब बढ़ेगा, जब जैसे ही CO2 बढ़ेगा तो यानी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। CO2 बढ़ रहा है तो यानी क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो ये आखिर ऐसे कैसे होता है, जितने जैसे ही पेड़ पौधे काटते हैं तो क्या होगा, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जैसे ही पेड़ पौधे काटिएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन को तो देने वाला का मात्रा कम जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला का मात्रा कम जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, CO2 वायुमंडल में क्या बढ़ जाएगा, बढ़ते जाएगा ना अर्थ पर। तो इससे क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हीट बढ़ते जाएगा। हीट बढ़ने से क्या हो जाएगा, जितने भी सारे ग्लेशियर हैं, बर्फ के ग्लेशियर जैसे अंटार्कटिका द्वीप में, वो सारे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। तो जैसे ही धीरे धीरे वो
पिघलने लगेगा, तो बर्फ पिघलने लगेगा तो क्या होगा, महासागर का जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही महासागर का जल स्तर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, समुद्र का पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा रोड पर। तो बाहर आ जाएगा रोड पर, तो फिर आप जानते हो कि सुनामी, उसी को नाम क्या कहते हैं, सुनामी। जापान में यदि आप यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, जापान में सुनामी का वीडियो, कि कैसे पूरे समुद्र का पानी रोड पर आ जाता है और पूरे मकान गाड़ी सब एक साथ क्या होते हैं, दहने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब किसका परिणाम है, ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं ग्लोबल वार्मिंग आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्वेटा सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। टोटल कितने देशों ने भाग लिया था, 159 देशों ने। उसको रुक जाओ थोड़ा सा, उसको हम डिटेल में चर्चा देख लेते हैं। उसका एक पेज था मेरे पास, यहीं पर लाग रहा ना, हटना मत, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो खाली पॉज। चल, हटा नहीं ना है सब्जी, हाँ है सब। चलो, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसी को, अब यहाँ पर देखो, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 ईस्वी में। पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग, जापान, जापान के क्योटो में। यहाँ पर जापान गलत दे दिया, क्योटो बाबू कनाडा में भी है। ठीक है, तो क्योटो जापान में भी है, कनाडा में भी है। सम्मेलन कनाडा में हुआ था। 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें 6 गैसों, मेनली क्या होगा, CO2, मीथेन, N2O, HFC। एच इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इन सबको क्या किया था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार बनाया गया, जिसमें मेन इसका लीडर कौन है, ये CO2 जो है इसका मेन लीडर है। ठीक है, चलो। तो इसमें फिर क्या हुआ था, उपयोग में कटौती की सहमति बनी थी। तो जिसमें क्या हुआ, यूरोपीय संघ 8% कम करने के लिए कहा था, अमेरिका 7%, जापान 6%। ठीक है, चलो। एक होगा मॉन्ट्रियाला समझौता, मॉन्ट्रियाला भी कनाडा में। ठीक है, चलो। अब इसमें आ जाते हैं आखिरी सम्मेलन, जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का चर्चा के तो जोहानसबर्ग में हुआ था। ठीक है, ये तो हम लोग देख ही लिए हैं। चलो बाबू, तो आज के सेशन यहीं पर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में कल हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कल क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद हम सेकंड सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लगभग 18 दिन आपको लगेगा, टोटल 18 दिन। ठीक है, पूरा ज्योग्राफी खत्म करने में क्या लगेगा, लगभग 18 दिन। इस तरह से डेली चलेगा सेशन। चलो रे बाबू, अब घसक सब, जा अब घर जा, सुत कर, बढ़िया से करना है सब।